सालों पुराने कोलेजियम सिस्टम पर सरकार की भागीदारी से क्या जनता के प्रति जो कानून व्यवस्था की पारदर्शिता है, जवाबदेही है, वो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? जजों की इस पे क्या राय है? क्या जज भी ऐसा सोचते हैं कि जो कोलेजियम सिस्टम है, चाहे वो राज्यों के हाई कोर्ट्स के लिए हो या सुप्रीम कोर्ट के लिए, उसमें सरकार के उम्मीदवार की भागीदारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये बताने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस भंवर सिंह। जस्टिस भंवर सिंह का नाम अपने आप में बड़ा तब हो जाता है जब हम बात करते हैं अयोध्या अयोध्या और राम मंदिर की। उस मसले में भी जस्टिस भंवर सिंह जी की बेंच सुनवाई के लिए बैठी थी। आज खुद बड़े जस्टिस इलाहाबाद हाईकोर्ट के हमारे साथ जुड़े हैं। सर, स्वागत है आपका लॉ स्पीच चैनल में। थैंक यू। सर, एक टकरार जो संसद और संविधान के बीच चल रही है, लगातार अब भी और पिछले काफी समय से चल रही है। सरकार अपने नुमाइंदों की भागीदारी कोलिजियम में चाहती है, पारदर्शिता कहती है बढ़ेगी। आपको क्या लगता है, क्या सोच है आपकी इस पर? देखिए, जो इस वक्त तकरार चल रही है जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच में, वो सुप्रीम कोर्ट के प्रोविजंस, सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट और हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट के प्रोविजंस के मुतालिक है। जी। 124 आर्टिकल में, सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन के 124 आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट का प्राविधान है कि प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और दूसरे जजेस के कंसल्टेशन में सुप्रीम कोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट करेगा। बार से करेगा या चीफ जस्टिस की सीनियरिटी के हिसाब से करेगा, ये एक दूसरे को जो है सजेशन देने की बात है। अच्छा। और इसी तरीके से 224 आर्टिकल में हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट होता है, प्रेसिडेंट करते हैं। कंसर्न हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और गवर्नमेंट उस हाई कोर्ट की जो कंसर्न गवर्नमेंट है उससे और चीफ जस्टिस के कंसर्न राज्य। मगर 1998 में एक रेफरेंस, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया सुप्रीम कोर्ट में, और इत्तेफाक से मैं उस वक्त रजिस्ट्रार जनरल था, वो रेफरेंस मैंने ही रिसीव किया था। मैंने उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने रखा, उस पर बेंच बनी और उसमें ये कॉलेजियम सिस्टम इवॉल्व हुआ, जजमेंट आया, 7-8 महीने बाद जजमेंट आया, और ये कहा गया कि कॉलेजियम सिस्टम की ही रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट को अपॉइंटमेंट्स करने होंगे, चाहे हाई कोर्ट के हों चाहे सुप्रीम कोर्ट के। और तब से इसी तरीके से अपॉइंटमेंट होते चले आ रहे हैं। बिल्कुल। बीच बीच में जरूर बीच में थोड़ा से डिफरेंसेस होते रहते हैं, मगर वो रिजॉल्व भी होते हैं, और वो अच्छी बात है, क्योंकि जब तक ये जजमेंट रहेगा कॉलेजियम सिस्टम का, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई और चारा नहीं उस जजमेंट को मानने के लिए, और गवर्नमेंट को भी मान लेना चाहिए। मगर यदि गवर्नमेंट अपनी भागीदारी चाहती है तो वो किसी रिजोल्यूशन के तहत ही हो, ऐसे जैसे लॉ मिनिस्टर ने लिख के भेजा है सुप्रीम कोर्ट को कि साहब गवर्नमेंट की भागीदारी होनी चाहिए। कॉलेजियम में तो भागीदारी हो नहीं सकती, कंसल्टेशन ही हो सकता है। तो ये जो इशू है, ये इस बीच जो है नेशनल जुडिशल कमीशन भी पार्लियामेंट ने पास किया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया कि साहब इसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को खतरा है। और ये बात भी काफ़ी हद तक सही है कि यदि सारे अपॉइंटमेंट्स जो हैं गवर्नमेंट के विवेक पे छोड़ दिए जाएं, तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को वो प्राथमिकता नहीं मिल पाएगी जो संविधान में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को दी गई है। और उसी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के आधार पे जजमेंट दिया था 1998 में, उसके आधार पर आ रहे हैं। बिल्कुल। मगर जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बना, MOU बना, उसमें गवर्नमेंट की कोई भागीदारी नहीं। हालांकि उसमें गवर्नमेंट को अधिकार है कि वो अपने ऑब्जेक्शंस दाखिल कर सकें, सुप्रीम कोर्ट को अप्राइज कर सकें कि साहब हमें
सुप्रीम कोर्ट को उन ऐसे ऐतराज़ात को जो है मेरिट पे कंसीडर कर देना चाहिए, करती भी है। और बहुत सारे हम्म। केसेस में जो है अपॉइंटमेंट्स ड्रॉप हुए हैं। जैसे पीडी दिनाकरन का अपॉइंटमेंट का अनाउंसमेंट हुआ था सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने, तब बालाकृष्णन साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जी। उन्होंने और उनके कॉलेजियम ने पीडी दिनाकरन जो चीफ जस्टिस कर्नाटका हाई कोर्ट थे उनका नाम रिकमेंड किया था। मगर बाद में जब गवर्नमेंट ने एतराज लगाया कि भाई इनके खिलाफ कुछ एलिगेशंस हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे विड्रॉ कर दिया था। तो ऐसा हम्म। नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट भी जो है जायज नाजायज सभी बात कहता हो। सुप्रीम कोर्ट सही। जायज, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, जी। उनसे यही उम्मीद की जाती है कि वो मेरिट पे अपना डिसीजन देंगे, अपनी रिकमेंडेशन भेजेंगे। गवर्नमेंट का कोई ऐतराज है तो उसको भी मेरिट पे ही तय करेंगे। तो बिल्कुल। ये है कि अब इस तकरार के चलते स्टेलमेट होगा, एक एक अटकाव आ जाएगा। वो किसी भी पक्ष के, चाहे जुडिशरी हो चाहे गवर्नमेंट हो, किसी के भी पक्ष में अच्छा नहीं है। अच्छा और नहीं है सर। सबसे और बड़ी ये बात है, लगातार दिख रहा है, पिछले काफी समय से दिख रहा है सर। संविधान की नजर से इस पर क्या होना चाहिए, क्या हुआ, ये आपने हमें समझाया। और जब बात आती है सर आम जनता के बीच पारदर्शिता की, क्योंकि यहाँ पर बार बार ये कहा जा रहा है, वहां एक सवाल खुलकर निकल कर ये आता है, क्योंकि आप खुद माननीय पद पर रह चुके हैं, आप जज हैं, जज रह चुके हैं। यहाँ पर एक आम जनता का सवाल यही होगा कि आप कॉलेजियम द्वारा चयनित थे, चुने गए थे। अगर सरकार की भागीदारी उसमें होती तो क्या एक जो एक जज होता है, उसकी जो आम जनता के प्रति जो उसके फैसले होते हैं, जो उसकी टिप्पणियां होती हैं, क्या उसमें कुछ बदलाव आता? क्या वो फैसले जो निकलते उसमें वो कुछ प्रभाव उस सरकारी भागीदारी का होता, या जो फैसले और जो टिप्पणियां जजेस देते हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं होते? आप समझ रहे हैं सर? जी देखिए, अगर किसी के खिलाफ, जज के खिलाफ जिनका नाम पेंडिंग है अपॉइंटमेंट के जी। लिए, उनके खिलाफ कोई एलिगेशन है और सुप्रीम कोर्ट उस एलिगेशन को खारिज कर देता है, तो मान के ये चला जाता है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच पड़ताल करने के बाद ही अपना निर्णय लिया है। परंतु यदि गवर्नमेंट के पास कोई ऐसे एलिगेशंस हैं, कंप्लेंट्स हैं और गवर्नमेंट जांच भी कराती है, तो जांच करा लेने में कोई हर्ज नहीं है। उस जांच रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के पास भेज दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट उसे कंसीडर करे। मगर हाँ, एक बात जरूर है जी। कि जो किसी भी एडवोकेट या जज की लीनिंग होती है, जो उसकी एक विवेकशीलता जो मानसिक आपके। सोच होती है, हम्म। जो जी, वो जजमेंट में अक्सर आती है। अच्छा। जैसे मैं आपको उदाहरण दूंगा, एक बहुत ही विद्वान जज हुए हैं जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर। बिल्कुल। जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर केरला हाई कोर्ट में जज थे और कम्युनिस्ट लीनिंग के थे, मगर उन्होंने कभी जीवन में कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। और जब वो सुप्रीम कोर्ट के जज होने को थे, अपॉइंटमेंट उनका डिक्लेयर किया गया, तो काफी उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए और बाहर धरना भी दिया गया सुप्रीम कोर्ट के साहब ये कम्युनिस्ट हैं, कम्युनिस्ट धारा को लाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। जब वो अपॉइंटमेंट उनका हो गया, वो हो गई, तो उन्होंने बड़े अच्छे जजमेंट्स दिए और उन्होंने सिविल और क्रिमिनल दोनों साइड के बड़े वो महान विद्वान व्यक्ति थे और उन्होंने इतने अच्छे अच्छे जजमेंट लिए। जी। उनके जजमेंट्स पढ़ने के लिए चाहे जज हो चाहे कितना भी सीनियर एडवोकेट हो, उसको डिक्शनरी की जरूरत पड़ती थी, इतनी अच्छी इंग्लिश भी लिखा करते थे। तो वो जो प्रोटेस्ट वाली बात थी, जो गवर्नमेंट उस वक्त तो इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने उनको काबिल समझा, वो जानती भी थी कि ये कम्युनिस्ट लीनिंग के व्यक्ति हैं, परंतु फिर भी अपॉइंट किया। और वो इसलिए किया कि ये जज अच्छे हैं, ये रिफॉर्मेशन थ्योरी में बिलीव करते हैं और ही प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी वर्दी ऑफ बीइंग ए सुप्रीम कोर्ट जज। उन्होंने इतने अच्छे जजमेंट्स दिए, उन्होंने अपनी डेथ सेंटेंस पे जो है अपनी विचारधारा दी और ये भी कहा कि डेथ सेंटेंस मिलनी चाहिए, मगर उन्होंने एक कैटेगरी बनाई और उसके बाद जो है ही प्रूव्ड हिमसेल्फ एंड ही रादर
disproved that he was a person of communist leaning. एक तो बहुत अच्छा ये है रेफरेंस कि था। जब आदमी जज अपॉइंट हो जाता है तो उसकी सब लीनिंग खत्म हो जाती है और वो अपनी मोरालिटी के आधार पर, अपनी विद्वता के आधार पर जजमेंट देता है। तो जब कोई अगर बहुत बड़ा आक्षेप नहीं है किसी के पास, किसी की इंटीग्रिटी डाउटफुल हो, किसी का कॉन्डक्ट डाउटफुल हो, किसी का ऐसे कोई सीरियस किस्म के एलिगेशंस हो, उनका पास्ट खराब रहा हो, तब तो ऐसे एलिगेशंस को जो है मान्यता देनी चाहिए। और अगर कोई ऐसी खास बात नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशंस को मान के गवर्नमेंट को अपॉइंटमेंट कर देना चाहिए। बिल्कुल सर, एक बहुत अच्छा रेफरेंस आपने दिया। दो मजबूत स्तंभ हमारे लोकतंत्र के, न्यायपालिका सर और दूसरा सरकार, ये दोनों ही स्तंभ का जो टकराव है वो देखने को मिल रहा है। सर आपके रेफरेंस को ही की बात को ही लेकर मैं आगे बढ़ती हूँ। सौरभ कृपाल जो कि एक गे हैं और उनको दिल्ली हाईकोर्ट का जज बनाने की बात चल रही है, दोबारा तिबारा बार बार कोलेजियम सरकार से उनके रेफरेंस, उनके नाम को दोबारा सिफारिश के लिए भेज रही है। ये एक टकराव की स्थिति खड़ी फिर से कर रही है, इस पर आपकी क्या सोच है सर? जी, इस पे अभी के भी 4 साल से वो पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट बार बार उसको रीइटरेट करके भेज रहा है, तो गवर्नमेंट को मान लेना चाहिए। तो ऐसे वक्त पे कोई टिप्पणी कर देना मेरे ख्याल किसी के हक में नहीं होगा। मैं इस पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट पेंडिंग है। any state of mind can prejudice his interest or the interest of the government or that of the Supreme Court. मगर ये है कि दोनों पक्षों को और कोई हर्ज नहीं है कि एक रिजॉल्व करने में कोई हर्ज नहीं है कि भाई आपस में जो है एक मीटिंग भी हो सकती है। मैंने बहुत सारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ लॉ मिनिस्टर की मीटिंग होते देखा और मीटिंग में जो है वो रिजॉल्व हुआ, एक दूसरे को कन्विंस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ही रिजॉल्व होना अच्छा है। अदरवाइज तो ये है कि टसल चलती रहेगी, गवर्नमेंट नहीं अपॉइंट करेगी। मुझे एक बार याद है, मुझे समय याद नहीं है कि एक बार ऐसे ही कॉलेजियम की रिकमेंडेशन नहीं मानी गई थी, तो कुछ लोगों ने, कुछ एडवोकेट्स ने या कुछ एडिटर्स ने और जर्नलिस्ट ने कहा कि साहब ये तो कंटेम्प्ट है। तो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि एक गवर्नमेंट के कंटेम्प्ट किसके खिलाफ होगी, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ होगी या लॉ मिनिस्टर के खिलाफ होगी। प्रेसिडेंट इज अबव दैट कंटेम्प्ट। मगर ऐसी नौबत आने नहीं देनी चाहिए और अच्छी बात ये होगी ये हमारे ना आए। और डेमोक्रेसी के इंटरेस्ट में, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के हक में यही है कि इस इशू को, कोई भी इशू ऐसा हो उसको स्टेलमेट ना बनाया जाए, उसको रिजॉल्व किया जाए, चाहे आपस में सलाह मशवरे के बाद किया जाए, आपस में बैठ कर किया जाए। और दोनों ही पक्षों को चाहिए कि एक दूसरे की बात का सम्मान करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल सही नहीं है कि सरकार और संविधान, संसद और संविधान, इन दोनों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो। जाते जाते सर आखिरी सवाल, बतौर जज जस्टिस भंवर सिंह के इस पूरे मामले में क्या टिप्पणी रहेगी? जब तक ये कॉलेजियम का जजमेंट बरकरार है जी, इसमें गवर्नमेंट की से बहुत कम है। और वैसे तो वी आर कृष्णा अय्यर को मैं दोबारा से लाना चाहूंगा, जो उनकी राय थी। उन्होंने कहा था कि वी लिव इन ए स्ट्रेंज कंट्री वेयर द लेजिस्लेटर्स फिक्स अप देयर सैलरीज एंड जजेस अपॉइंट जजेस। तो मेरी राय यही है कि या तो जजमेंट का रिव्यू हो या गवर्नमेंट जो है इस जजमेंट को माने, कॉलेजियम सिस्टम को माने, रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट की माने, मगर इसमें स्टेलमेट ना आने दें। अगर जजेस के अपॉइंटमेंट रुक जाएंगे तो उसका अल्टीमेट जो नुकसान होता है वो लिटिगेंट्स को होता है। लाख केसेस पेंडिंग हैं, लाखों केसेस पेंडिंग हैं, वो तय हुए बिना रह जाते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिस कोर्ट को मैं बिलोंग करता हूँ, कभी 18 लाख हो जाते हैं, कभी 16 लाख रह जाते हैं। ये अगर केवल 100 जजेस इन्हीं को एक टाइम्स में
पब्लिश हुआ था अमेरिका से कि अगर केवल उन्हीं केसेस को मौजूदा स्ट्रेंथ के जजेस डिसाइड करें तो 100 साल लगे। अब उसके आगे वाले जो आ रहे हैं उनको फिर कितने साल। इसलिए जजेस के अपॉइंटमेंट्स नहीं रुकने चाहिए। और अगर मान लिया 10 जजेस के नाम सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने अप्रूव किए हैं तो उसमें जितने गवर्नमेंट चाहती है उनको जो है अप्रूव करके उनके अपॉइंटमेंट जारी कर दे और एक अच्छा जल्दी एक्सपीडिशियस प्रोसीडिंग्स करे उनको दे। 1, 2, 4 या जितने भी रह जाते हैं उनके जो भी अपनी टिप्पणी है वो लिख के सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम को भेजे। अगर हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट्स हैं तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजे, उनके जो है रिपोर्ट्स मंगवाएं और इस तरीके से एक रिजॉल्व करना चाहिए डेमोक्रेसी में। और जो हमारी डेमोक्रेसी है ये तो अभी अपकमिंग डेमोक्रेसी है। अभी भी मैं तो यही कहूँगा ये इन्फेंसी स्टेज में है। हालांकि 75वां साल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आए हुए हो रहा है। तो इसलिए जो है अनलेस issues are resolved, it will be in the interest, it will be against the interest of the judiciary, against the interest of the government, and ultimately against the interest of the public. शुक्रिया सर। तो हमारे साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस भंवर सिंह जी जुड़े थे और जिनका साफ मानना है कि ये जो तकरार है ये इसको सुधारा जा सकता है, इस पर बात हो सकती है, लेकिन जो रास्ता है वो चर्चा और आपसी बैठक के आपसी सहमति के साथ निकलना चाहिए। सर, हमसे जुड़ने के लिए लॉ स्ट्रीट के आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।